नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं दिललनटॉप.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री। हम गुजरात के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात कर रहे हैं और इस एपिसोड में आप जानेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में। 11 जुलाई 1949 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबंध हटा लिया गया था। ये बैन लगा था महात्मा गांधी की हत्या के बाद। जब प्रतिबंध हटा तो 20,000 के लगभग कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया यानी कि सरसंघ चालक हुआ करते थे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। उन्हें ये समझ में आ गया था कि संघ को बहुत जल्दी देश के दूसरे राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करना होगा। इस वास्ते महाराष्ट्र के कई नौजवानों को संघ के कार्य के लिए देश के दूसरे प्रदेशों में भेजा जाने लगा। ऐसे ही एक नौजवान थे पुणे के खटाव गांव में पैदा हुए लक्ष्मण राव इनामदार। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से वकालत में पढ़ाई की थी, इसलिए जब वो गुजरात में संघ का कार्य करने लगे तो वहाँ के स्वयंसेवक उनको वकील साहब बुलाने लगे। गुजरात में मेहसाणा के पास एक छोटा सा कस्बा है वडनगर। यहाँ पर अध्यापक थे बाबू भाई नायक। उन्होंने साल 1944 में पहली मर्तबा अपने कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगाई। 1949 में प्रतिबंध हटने के बाद वह इस काम को अनवरत करते रहे। 1958 में प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार वडनगर पहुँचे। इस अवसर पर एक विशेष शाखा का आयोजन किया गया। इनामदार को यहाँ पर बाल स्वयंसेवकों को संघ के प्रति निष्ठा की शपथ दिलवानी थी। जब वह यह शपथ दिलवा रहे थे तो दूसरी पंक्ति में मौजूद था एक 8 साल का लड़का जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 1958 नरेंद्र मोदी के संघ से जुड़ाव का साल था। 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के नरेंद्र, उनके पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। नरेंद्र सुबह के वक्त पिता की मदद करते और जब स्कूल की घंटी बजती, स्कूल जो सड़क के उस पार था भागवताचार्य नारायणाचार्य विद्यालय, तो झोला उठाकर विद्यालय पहुंच जाते। विद्यालय में औसत किस्म के विद्यार्थी थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की शादी उस वक्त के रिवाज के मुताबिक कम उम्र में हो गई थी। 18 की उम्र में जब गौने की बात चली तब वह घर से गायब हो गए। इस वाक़ये को कारवा मैगजीन में दिए इंटरव्यू में उनके भाई सोमा भाई मोदी कुछ इस तरह से याद करते हैं। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि नरेंद्र कहाँ चले गए। 2 साल बाद अचानक एक दिन वो घर लौटे और उन्होंने कहा, अब मेरा संन्यास खत्म होता है, मैं अहमदाबाद जाऊँगा, वहाँ पर चाचा की जो कैंटीन है उसमें जाकर काम करूँगा और पैसे कमाऊँगा। नरेंद्र के लौटते ही जो पहला काम उनकी माँ हीराबेन ने किया वो था पास के गांव ब्राह्मणवाड़ा के चिमन भाई को संदेश भिजवाना। चिमन भाई की बेटी जसोदाबेन के साथ 14 बरस की उम्र में नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी। माँ को लगा कि ये गौने के लिए सही वक्त है, लेकिन नरेंद्र मोदी शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में वो एक बार फिर से घर छोड़कर चले गए, लेकिन इस बार घर वालों को पता था कि नरेंद्र हिमालय नहीं कहीं और गए हैं। कहाँ गए हैं? अहमदाबाद, जहाँ पर उनके चाचा बस स्टैंड के पास कैंटीन चलाते थे। कुछ बरस तो नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर काम किया, फिर अपना चाय का काम शुरू करने का संकल्प किया। एक साइकिल खरीदी और चाय बेचने लगे। पहला ठिकाना बना अहमदाबाद का गीता मंदिर, जिसकी गली में स्वयंसेवकों का आना जाना लगा रहता था। शाखा के बाद जब स्वयंसेवक लौटते तो नरेंद्र मोदी के चाय के ठिए पर रुक जाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी संघ से जुड़े रहे थे। धीमे धीमे इस नौजवान के बारे में प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार को पता चला। कुछ महीनों के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को संघ के मुख्यालय केशव भवन आकर रहने का न्योता दिया। नरेंद्र मोदी इस बारे में कैसे याद करते हैं? मशहूर पत्रकार ए.वी. कामत ने 2009 में उनके ऊपर एक किताब लिखी थी, जिसमें बकौल नरेंद्र मोदी, इनामदार साहब ने मुझे बुलाया, उस वक्त केशव भवन में 10-12 लोग रहा करते थे, मुझे उन सब की जिम्मेदारी दी गई। उन सब के लिए नाश्ता तैयार करना, केशव भवन की सफाई करना, अपने और इनामदार साहब के कपड़े धोना, इसके अलावा दूसरे दफ्तरी काम। लेकिन दफ्तर संभालने का ये काम कब संगठन संभालने में तब्दील हो गया, इसके लिए हमें कुछ बरस आगे बढ़कर इमरजेंसी के दौर में पहुंचना होगा।
1974 में एलडी कॉलेज में मेस बिल में बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, पूरे गुजरात में फैल गया। इसको गुजरात नवनिर्माण आंदोलन कहा गया। चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। 1 साल के बाद चुनाव हुए, विपक्षी दलों का संयुक्त मोर्चा बना, बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री बने। फिर शुरू हुआ इमरजेंसी का दौर, एक ऐसे दौर में जब सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के सामने घुटने मोड़कर हुकूमत का हुक्म बजा रहे थे। तब बाबू भाई जसभाई पटेल की गुजरात सरकार इंदिरा विरोधियों की शरणस्थली बनी हुई थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम देखने लगे थे, उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उनको क्या काम मिला था? काम ये था कि पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में इमरजेंसी के विरोध में प्रचार के पर्चे छपा करते थे। इन पर्चों का ओरिजिनल मजमून एक कुरियर के जरिए गुजरात पहुंचता था। नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी ये थी कि इन पर्चों की कई कॉपीज तैयार हों और फिर वो सुरक्षित अलग अलग राज्यों में जो भूमिगत कार्यकर्ता हैं, इमरजेंसी के विरोध में हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन तक पहुंच जाए। नरेंद्र मोदी ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। दिसंबर 1976 में बाबू भाई की सरकार गिरी, माधव सिंह की सरकार आई, कुछ महीने चली, फिर इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए तो जनता पार्टी का राज आया। ऐसे में संघ ने जब नए सिरे से अपने पदाधिकारियों में जिम्मेदारी बांटी तो नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई। अब उनको संघ और उसके दूसरे संगठनों के बीच समन्वय का काम दिया जाने लगा। इस दौर में नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर सियासत के संपर्क में आए। 1980 में नई पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ का नया संस्करण। माधव सिंह सोलंकी का दौर था, खाम का फॉर्मूला था। कांग्रेस सफलता से आगे बढ़ रही थी गुजरात में, लेकिन गुजरात में ही एक आरक्षण विरोधी आंदोलन भी शुरू हो चुका था। ये आंदोलन शुरू तो होता था आरक्षण और सरकार के विरोध के नाम पर, मगर इसका अंत सांप्रदायिक तनाव में होता था। 1982 में ये दौर शुरू हुआ, 1985 और 86 में अपने चरम पर पहुंचा। इसी दौरान अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भी भारी सांप्रदायिक तनाव देखा गया। कई घटनाएं लगातार हो रही थीं। उधर भारतीय जनता पार्टी थी जो 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सांसदों पर ठिठक गई थी और नए सिरे से अपनी लकीर खींचने की कोशिश कर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआती भाषण में जिस गांधीवादी समाजवाद का जिक्र किया था, उसके भरोसे रहकर भारतीय जनता पार्टी और उसके परामर्शदाता संगठन संघ को अपनी राह मिलती नजर नहीं आ रही थी। तय ये हुआ कि अब हिंदुत्व की तरफ लौटा जाए। गुजरात भी इसी आदेश का पालन करने के लिए तत्पर था और इस आंदोलन को, इस दिशा को धार देने के लिए संघ ने तय किया कि उसके स्वयंसेवक, उसके प्रचारक नरेंद्र मोदी अब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री होंगे। साल था 1987। तब तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को उसके 2 कद्दावर नेता चला रहे थे, जिनके नाम थे केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला। नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी दी गई थी इन दोनों को मजबूती देने की, इनका अनुचर बन के रहने की, इनके हाथ मजबूत करने की। और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उन्होंने यात्राओं की शुरुआत करवाई और एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में अपना परिचय दिया। नरेंद्र मोदी ने संगठन मंत्री बनते ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को प्रस्ताव दिया न्याय यात्रा निकालने का। इसकी रूपरेखा उन्होंने तैयार की और इसको नेतृत्व दिया शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल ने। फिर 1989 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से गुजरात में एक और रथ यात्रा निकाली। इसका नाम लोक शक्ति रथ यात्रा रखा गया। नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को 26 में से 12 सीटों पर गुजरात में लोकसभा की जीत हासिल हुई। 1984 के चुनाव में यह आंकड़ा महज 1 सीट पर अटका हुआ था। 1989 वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जिसे वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था। जब वीपी सिंह ने पार्टी के भीतर और बाहर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को किनारे लगाने के लिए, सामाजिक न्याय का मसीहा बनने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, उनकी संस्तुतियों को लागू करने का फैसला किया, तो इसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल की राजनीति को तेज किया। तय ये हुआ कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा 12 सितंबर को सोमनाथ से शुरू होनी थी
और 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म होनी थी। जो गुजरात का फेज था इस रथ यात्रा का, उसकी जिम्मेदारी दी गई संगठन मंत्री नरेंद्र मोदी को। 12 सितंबर से लेके 28 सितंबर जब रथ यात्रा महाराष्ट्र की ठाणे पहुंची, तब तक नरेंद्र मोदी इसके इंचार्ज थे। उन्होंने यात्रा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और इस दौरान कहीं भी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। ये सांप्रदायिक तनाव का जिक्र जरूरी है क्योंकि बाद में रथ यात्रा जिन जगहों से गुजरी वहां पर ऐसा देखा गया। नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के आला कमान के सामने इन कोशिशों के चलते अच्छी छवि बना सके थे। आडवाणी की रथ यात्रा को गुजरात में सफलतापूर्वक संचालित करने का फल नरेंद्र मोदी को 2 बरस बाद मिला। 1991 में कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन चरम पर था। इसको ध्यान में रखते हुए 1992 में भारतीय जनता पार्टी ने एक और रथ यात्रा निकालने की ठानी। इसकी अगुवाई कर रहे थे उस वक्त के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक एकता यात्रा निकालेगी जो 16 राज्यों से होकर गुजरेगी और 26 जनवरी के रोज श्रीनगर के लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी तिरंगा फहराकर इस यात्रा को अंजाम देंगे। यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में दिसंबर 1991 में नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के देश भर के 50 नेताओं को बुलाया गया। नरेंद्र मोदी भी इनमें से एक थे। उनके पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उनको 47 दिनों की इस यात्रा का संयोजक बनाया गया। यात्रा की परिणति 26 जनवरी को तिरंगा फहराने से हुई। इस दौरान 2 चीजें हुई जो काबिले गौर हैं। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कार्रवाई महज 15 मिनट में पूरी कर ली गई। फिर सुरक्षा अमले के बीच ही मुरली मनोहर जोशी वापस बादामी बाग हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहाँ पर जब वो पत्रकारों से मुखातिब थे तो एक नौजवान उनके बगल में बैठा हुआ था दाएं हाथ पर। अपनी बात खत्म करके मुरली मनोहर जोशी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इनसे मिलिए, ये नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात से आते हैं, बहुत ऊर्जावान और मेहनती हैं। इस पूरी यात्रा की जिम्मेदारी इनके ही कंधों पर थी। नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे थे। ये राष्ट्रीय मीडिया के सामने उनका पहला परिचय था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुरली मनोहर जोशी उस पूरे दौरे में संयोजक नरेंद्र मोदी की तारीफ ही करते रहे। नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि हालांकि नरेंद्र भाई संघ की नर्सरी से निकले हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो अपने मन की करते हैं। मसलन इस यात्रा के दौरान शाम को जहां पर भी पड़ाव होता था वहां पर सारे कार्यकर्ता नजर आते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं घूमने निकल जाते थे। जब मुरली मनोहर जोशी को इस बात का पता चला तब तक यात्रा कर्नाटक के बेंगलुरु में पहुंच चुकी थी। उनका निर्देश था कि यात्रा खत्म होने के बाद इससे जुड़े सभी कार्यकर्ता और आयोजक एक साथ एक जगह पर बैठकर भोजन करें, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां मौजूद नहीं थे। वो वहां के एक युवा पार्टी नेता आनंद कुमार के साथ कहीं घूमने निकल गए थे। जब वो घूमकर वापस लौटे तो मुरली मनोहर जोशी के सामने उनकी पेशी हुई। मुरली मनोहर जोशी ने नरेंद्र मोदी को हड़काया और कहा, आप भले ही इस यात्रा के संयोजक हैं, लेकिन आपको इस नियम से छूट नहीं दी जा सकती। आपको तो दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। मैं इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करूंगा। रथ यात्रा के सफलतापूर्वक संचालन के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात लौट आए और अपने काम को अंजाम देने लगे। इसी दौरान शंकर सिंह वाघेला से उनके टकराव की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री का काम होता है संघ की बात भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाना और भाजपा की बात संघ तक पहुंचाना, यही ब्रीफ होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने ब्रीफ से आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में दखल दे रहे थे। ये बात शंकर सिंह वाघेला को रास नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने थे। चिमन भाई पटेल का अवसान हो चुका था। ऐसे में उन्होंने आपसी मतभेदों को ज़्यादा तूल नहीं दिया। शंकर सिंह वाघेला और केशु भाई पटेल को ये भी लगता था कि अंततः नरेंद्र मोदी उनसे बहुत जूनियर हैं, उनका काम हमारी मदद करना है और वो जब चाहेंगे नरेंद्र मोदी को किनारे लगा देंगे, ऐसा उनका रसूख है, ऐसा उनका मानना था। 1995 में विधानसभा के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 182 में 121 सीटें जीती, सत्ता में आई। केशु भाई पटेल मुख्यमंत्री बने। शंकर सिंह वाघेला इस बात से बहुत खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि दावा उनका ज़्यादा मजबूत है। दोनों लोगों को जानने वाले ये कहते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक की तरह थे। केशु भाई पटेल 7वीं तक पढ़े थे,
शंकर सिंह वाघेला मास्टर्स की पढ़ाई कर चुके थे। शंकर सिंह वाघेला का काम था व्यापारियों से चंदा जुटाना, संगठन की चूल्हे कसना, जबकि केशुभाई पटेल जनता से सीधा संवाद बखूबी स्थापित कर लेते थे। दोनों के बीच रार सरकार बनते ही पैदा हो गई और इस रार को पैदा करने में लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का भी खासा योगदान था। खुद शंकर सिंह वाघेला भी कहते हैं कि उन दिनों 3 दफ़ा में से 2 दफ़ा नरेंद्र मोदी केशुभाई पटेल के साथ ही भोजन किया करते थे और इस दौरान वो लगातार मेरे खिलाफ केशु बापा के कान भरा करते थे। उन्होंने ये जमा दिया था, जचा दिया था कि जब तक आप शंकर सिंह वाघेला और उनके लोगों को किनारे नहीं लगाएंगे, सत्ता पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। और इसी के चलते केशुभाई पटेल ने अपने कैबिनेट के गठन में मेरे समर्थक या मेरे पाले में माने जाने वाले विधायकों को दरकिनार कर दिया, उनकी अनुशंसाओं पर नज़र नहीं डाली और इसलिए शंकर सिंह वाघेला के मन में खटास पैदा होनी शुरू हो गई। सरकार बनने के 1 बरस के भीतर ही खजुराहो कांड हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी की मध्यस्थता के बाद शंकर सिंह वाघेला 3 फॉर्मूलों पर समझौता करने को राजी हो गए। पहला कि केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए, दूसरा उनके समर्थक 6 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए और तीसरी मांग थी कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजा जाए। ये तीसरी मांग ऐसी थी जिस पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी केशुभाई पटेल भी पूरी तरह से सहमत थे। नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजने के लिए उस वक्त के गुजरात के संघ और विहिप के नेता भी तैयार थे। खुद जो प्रदेश अध्यक्ष थे काशीराम राणा, वो भी इसके लिए उत्सुक नजर आ रहे थे। नरेंद्र मोदी और उनकी कार्यशैली और उनकी महत्वाकांक्षाओं से वाकिफ लोग नहीं चाहते थे कि वो गुजरात की राजनीति में लगातार मजबूत हों। अटल बिहारी वाजपेयी को ये तीनों मांगें माननी पड़ी। उन्हीं के कॉल पर शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह खत्म किया था। नरेंद्र मोदी को ऐसा ना लगे कि उन्हें सज़ा दी गई, इसलिए उनको केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा गया। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और 4 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। ये राज्य थे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़। कहने को नरेंद्र मोदी का प्रमोशन हुआ था, लेकिन वो जानते थे कि वो इस सियासी लड़ाई में अपने विरोधियों से हार गए हैं। उन्हें ये भी पता था कि हार के बाद जीत होती है और इस जीत की तैयारियों के लिए नींव भरने का काम उन्होंने महासचिव रहते हुए दिल्ली में बखूबी किया। मुख्यमंत्री दी ललन टॉप.com